हेलो दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि 5वीं सदी में ग्रीक समाज की क्या स्थिति थी और यहाँ कौन कौन से राष्ट्र थे। हमने ये भी देखा कि कैसे एथेंस ने डीलियन लीग को अथेनियन साम्राज्य में तब्दील कर लिया और उनकी बढ़ती ज़्यादतियों और प्रभाव के कारण स्पार्टा और उनके साथियों को परेशानी होने लगी, जिसके कारण आखिरकार दोनों राष्ट्र युद्ध की कगार पर आ पहुँचे। चलिए अब आगे की कहानी सुनते हैं। हेलो दोस्तों, एपिसोड 14 पेलोपोनेशियन वॉर पार्ट 2 द ड्रम्स ऑफ वॉर में आपका स्वागत है। फैसला हो चुका था। पेलोपोनेशियन लीग ने युद्ध का ऐलान कर दिया, पर स्पार्टा ने तुरंत हमला नहीं किया। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वो अभी भी शांति की उम्मीद कर रहे थे और ये भी हो सकता है कि उन्हें तैयारी के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए था। आने वाले महीनों में उन्होंने कई दूत एथेंस भेजे। वो मांग कर रहे थे कि एथेंस बस अपने हाल ही में लिए कुछ फैसले वापस ले ले। लेकिन एथेंस के प्रभावशाली नेता पेरिक्लीज ने एथेनियन सभा को स्पार्टन्स के सारे प्रस्ताव ठुकराने के लिए मना लिया। उसका ये कहना था कि अगर उन्होंने एक बार भी स्पार्टन्स की मांगें स्वीकार कर ली तो वो समझेंगे कि एथेनियंस उनसे डर गए और भविष्य में निश्चित ही और बड़ी बड़ी मांगें करेंगे। एथेनियंस के हिसाब से स्पार्टा की मांगें अनुचित थी और बदले में उन्होंने अपनी तरफ से भी कुछ अनुचित मांगें भेज दी, ये कहकर कि अगर स्पार्टन्स उनकी बात मान लेंगे तो वो स्पार्टन्स की बात मान लेंगे। जाहिर सी बात है कि स्पार्टन्स ने उनकी मांगें ठुकरा दी और शायद एथेनियंस जानते थे कि ऐसा ही होगा। स्पार्टा ने अपनी तरफ से ये दिखाने की भी कोशिश की कि वो सिर्फ ग्रीक समाज को एथेनियंस के शोषण से आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा भी लगता है कि वो बाकी के ग्रीक समाज को ये दिखाना चाह रहे थे कि उन्होंने तो युद्ध टालने की पूरी कोशिश की, पर एथेनियंस को ज़्यादा ही ज़िद्दी थे। इस आदान प्रदान के चलते दोनों पक्षों को युद्ध की तैयारी के लिए समय भी मिल गया। इतिहासकारों ने पेलोपोनेशियन वॉर के पहले दशक को आर्किडेमियन वॉर का नाम दिया है। ये इसलिए क्योंकि इस समय स्पार्टा का राजा था आर्किडेमस सेकेंड। वैसे आर्किडेमस ने लड़ाई में कोई खास भूमिका नहीं निभाई। दरअसल वो तो शायद युद्ध चाहता भी नहीं था और युद्ध शुरू होने के कुछ ही सालों में उसकी मृत्यु भी हो गई। अब युद्ध के मैदान में उतरने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि 5वीं सदी के ग्रीस में युद्ध लड़े कैसे जाते थे। उस समय ज़्यादातर सेनाओं के बीच की लड़ाई आज के ज़माने की तरह पूरे पूरे साल नहीं चला करती थी। वो इसलिए क्योंकि उस समय ज़्यादातर राष्ट्रों की सेनाओं में बहुत सारे पेशेवर सैनिक नहीं हुआ करते थे। शहर के निवासियों को ही ज़्यादातर सैनिक बनकर लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती थीं और फिर वापस जाकर खेतों में काम भी करना पड़ता था। इसका मतलब हर साल एक आम ग्रीक सैनिक कुछ ही महीनों के लिए अपने शहर से बाहर रह सकता था। स्पार्टन्स के लिए ये इतना ज़रूरी नहीं था क्योंकि वो हेलोट से ज़्यादातर खेती बाड़ी का काम करवाते थे, पर उन्हें हमेशा ही हेलोट्स के विद्रोह का डर लगा रहता था, तो वो भी अपने शहर से ज़्यादा देर तक बाहर रहना पसंद नहीं करते थे। इस युद्ध के बारे में एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ हर खिलाड़ी, एथेंस, स्पार्टा और उनके साथी राष्ट्र, सभी का अलग लक्ष्य था। स्पार्टन्स एथेनियन साम्राज्य को तोड़कर एथेंस की शक्ति और प्रभाव पर रोक लगाना चाहते थे। उनके साथी एथेंस की ज़्यादतियों से परेशान थे और उन्हें सबक सिखाना चाहते थे, और एथेनियंस अपनी शक्ति और साम्राज्य बनाए रखना चाहते थे। साथ ही एथेंस और स्पार्टा दो अलग राजनीतिक विचारधाराओं के तरफदार भी थे। एथेंस लोकतंत्र या डेमोक्रेसी का और स्पार्टा कुलीन तंत्र या ओलिगार्की का। जिन लोगों ने ये शब्द पहले नहीं सुना है, ओलिगार्की का मतलब होता है ऐसी राजनीतिक स्थिति जिसमें कुछ अभिजात या अमीर लोगों के समूह का राज हो, और लगभग हर राष्ट्र में दोनों विचारधाराओं के समर्थक थे, जो कि युद्ध के दौरान अपने झुकाव के हिसाब से एथेंस या स्पार्टा के समर्थन में थे। और एक आखिरी बात यह है कि पेलोपोनेशियन वॉर महाभारत जैसी एक बड़ी लड़ाई नहीं थी जिसमें एक मैदान में एक बड़ी सेना इस तरफ और दूसरी तरफ, बल्कि इस युद्ध में कई अलग अलग समय और जगहों पर अलग अलग सैनिक टोलियों के बीच छोटी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई, कुछ ज़मीन पर और कुछ समंदर पर। चलिए अब दोनों पक्षों की रणनीति और सैन्य बल पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। एक तरफ है एथेंस, जिसकी नौसेना का पूरे ग्रीस में शायद ही कोई मुकाबला कर सकता है। इनकी थल सेना ठीक ठीक है, पर स्पार्टन्स के सामने कुछ भी नहीं। इनका स्वभाव आत्मविश्वास से भरपूर है, यानी इनको अपनी क्षमता पर बहुत विश्वास है, कुछ ज़्यादा ही। डीलियन लीग या सही कहें तो एथेनियन साम्राज्य की बदौलत इनकी जेब भी अच्छे से भरी पड़ी है। मतलब ये कि ये अपनी सेना को अच्छे से खिला पिला सकते हैं
और ज़रूरत पड़ने पर दूसरे राष्ट्रों से अन्न, उपकरण, हथियार, सैनिक वगैरह भी खरीद सकते हैं। दूसरी तरफ है पेलोपोनेशियन लीग, जिनकी थल सेना बहुत ताकतवर है। खास करके स्पार्टन सेना का लोहा तो पूरा ग्रीक समाज मानता है। इनकी नौसेना एथेंस की तुलना में बहुत छोटी है और अनुभवहीन भी, और ज़्यादातर एक कॉरिंथ की नौसेना है। इनकी अभिवृत्ति काफ़ी सावधान तरीके की है, यानी ये बिना बात की जोखिम नहीं उठाना चाहते, खास करके स्पार्टन्स। इन्होंने स्पष्ट रूप से युद्ध के लिए कोई पूंजी भी जमा नहीं करके रखी है। मतलब ये कि इनके लिए ज़रूरी है कि युद्ध का मामला जल्द से जल्द रफा दफा किया जाए, क्योंकि अपनी सेनाओं को ज़्यादा देर तक तनख्वाह देना और उन्हें लंबे समय तक खिलाते पिलाते रहना इनके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। एथेंस और स्पार्टा दोनों ने ही रणनीति बनाते समय अपनी खुद की ताकत तो सही पहचानी, पर दोनों ने ही अपने दुश्मन की ताकत और संकल्प का अनुमान लगाने में गलती कर दी। दोनों ने ही अपनी नीतियां चुनने के लिए तर्क तो सही इस्तेमाल किए थे, पर दोनों ही मानवता की तर्कहीनता का अंदाज़ा नहीं लगा पाए, और दोनों को ही इस गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या, वो कहानी के अंत में पता चलेगा। अब एथेंस ने अपने प्रभावशाली नेता पेरिक्लीस के कहने पर फैसला किया कि वो एक रक्षात्मक रणनीति अपनाएंगे। उनका शहर और उनकी बंदरगाह उनकी लॉन्ग वॉल्स के पीछे सुरक्षित थे, मतलब कोई विरोधी सेना उन्हें छू नहीं सकती थी, और बंदरगाह के सुरक्षित होने के कारण उनका घेराव करना भी मुश्किल था। किसी भी घेराव के सफल होने के लिए ये ज़रूरी है कि शहर के अंदर खाना, पानी, सामान वगैरह ना जाने दिया जाए, ताकि भूख और प्यास से निवासियों पर मानसिक और शारीरिक दबाव बने और वो हार मान लें। पर बंदरगाह सुरक्षित होने के कारण एथेंस के अंदर खाना, पानी और अन्य सामग्री समुद्र के रास्ते आसानी से लाई जा सकती थी। मतलब अथेनियंस को ना किसी चीज़ की कमी होने का डर था और ना शहर से बाहर आने की कोई ज़रूरत थी। उन्हें विश्वास था कि पेलोपोनेशियंस चाहे एटिका के ग्रामीण इलाकों में जितनी मर्जी तबाही मचाएं, जब अथेनियन उनसे लड़ने बाहर नहीं आएंगे तो वो परेशान होकर या युद्ध के लिए इकट्ठा की गई पूंजी समाप्त हो जाने पर खुद ही वापस लौट जाएंगे। साथ ही अथेनियंस की नीति का एक और हिस्सा ये भी था कि वो अपनी नौसेना भेजकर पेलोपोनीस क्षेत्र के तटीय शहरों पर हमले भी करते रहेंगे। इससे पेलोपोनेशियन सेनाओं पर दबाव बना रहेगा। उन्होंने सारे अथेनियन नागरिकों को ग्रामीण इलाकों में अपने घर और खेत छोड़कर एथेंस शहर के अंदर आ जाने का आदेश दिया। एथेंस शहर अब कचाकच इंसानों से भर गया। एथेंस के हिसाब से ये युद्ध 2-4 साल से ज़्यादा नहीं चलने वाला था, तो थोड़ी बहुत परेशानी और थोड़ा बहुत खर्चा वो सह सकते थे। दूसरी तरफ स्पार्टन्स को विश्वास था कि ये युद्ध भी पिछली कई लड़ाइयों की तरह ही होगा। वो एटिका पे हमला कर देंगे और ग्रामीण इलाकों में लोगों के खेत, घर और अन्य संपत्ति बर्बाद करना शुरू कर देंगे। ये देखकर अथेनियन से रहा नहीं जाएगा और वो गुस्से, शर्म या दोनों के मारे शहर से बाहर आकर उनका सामना करने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्हें पूरा भरोसा था कि अथेनियंस उनकी थल सेना के आगे टिक नहीं पाएंगे। आखिर कुछ दशक पहले टनैग्रा में भी तो ऐसा ही कुछ हुआ था। और जैसे मैंने पहले कहा, स्पार्टन थल सेना को ग्रीस में सबसे शक्तिशाली माना जाता था, तो स्पार्टन्स का खुद पर इतना भरोसा होना बेबुनियाद नहीं था। पेलोपोनेशियन लीग का भी यही मानना था कि युद्ध ज़्यादा देर नहीं चलेगा। युद्ध का पहला वार ना एथेंस ने किया और ना स्पार्टा ने। 431 बीसी में ये किया स्पार्टा के साथी थीब्स ने प्लटिया नाम के शहर पे। प्लटिया एटिका के उत्तर भाग में था और एथेंस का समर्थक था। ये हमला असफल रहा और थीब्स प्लटिया पे कब्जा नहीं जमा पाया। दूसरी तरफ आखिरकार आर्किडेमिस के नेतृत्व में स्पार्टा युद्ध के मैदान में उतर ही आया और पेलोपोनेशियन सेना ने अपनी योजना के अनुसार एटिका के ग्रामीण इलाकों को तबाह करना शुरू कर दिया। अथेनियंस अपने शहर से ये सब देख रहे थे। जैसे स्पार्टन्स ने सोचा था, उन्हें गुस्सा तो आया, पर पेरिक्लीस ने उन्हें बाहर निकलकर स्पार्टन्स का सामना करने से किसी तरह रोके रखा। बदले में अपनी रणनीति के हिसाब से अथेनियन नौसेना ने पेलोपोनेशियन क्षेत्र के तटीय इलाकों पे हमले किए और यहाँ के शहरों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। युद्ध की शुरुआती सालों में ये सिलसिला चलता रहा। पेलोपोनेशियंस एटिका में तबाही मचाते थे और अथेनियंस पेलोपोनेशियन क्षेत्र के तटीय इलाकों में। साथ ही पेलोपोनेशियन सेना के लौट जाने के बाद अथेनियंस अपने पड़ोसी और पेलोपोनेशियन लीग के सदस्य मेगरा के ग्रामीण इलाकों पे हमला करके अपना थोड़ा बहुत गुस्सा भी निकाला करते थे। युद्ध की शुरुआत में ही एक महत्वपूर्ण घटना हुई जिसने निश्चित रूप से ही युद्ध के परिणाम पर भारी असर डाला। 430 बीसी में एथेंस पर एक जानलेवा हमला हुआ।
एक खौफनाक दुश्मन उनकी लॉन्ग वॉल्स को पार करके शहर के अंदर आ पहुंचा। ये खौफनाक दुश्मन कोई आम इंसान नहीं था। दरअसल ये इंसान था ही नहीं। एथेंस के सारे निवासी एथेंस शहर के अंदर थे। एथेंस में हद से ज़्यादा भीड़ थी। युद्ध शुरू हो चुका था और साफ सफाई पर ध्यान देने का किसी के पास समय नहीं था। अगर आपने पिछले कुछ एपिसोड सुने हैं तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने वाला हूँ। ऐसी स्थितियाँ संक्रामक बीमारियों के फैलने के लिए बिल्कुल उचित होती हैं, और एथेंस में भी यही हुआ। यहाँ एक घातक महामारी फैलने लगी। माना जाता है कि 430 से 427 BC के बीच में इसने एथेंस के करीब 25 से 30% जनसंख्या को ख़त्म कर दिया। ये असल में कौन सी बीमारी थी ये यकीन से कह पाना मुश्किल है, पर इतिहासकार इसे प्लेग ऑफ एथेंस कहते हैं। मरने वालों की सूची में शामिल होने वाला एक बड़ा नाम था एथेंस के महान और प्रभावशाली नेता पेरिक्लीस का। यह एथेंस के लिए बहुत बड़ा झटका था। उन्होंने युद्ध की शुरुआत में ही उस व्यक्ति को खो दिया था जिसने उनकी युद्ध की नीति बनाई थी। साथ ही इतने लोगों के मर जाने के बाद उनकी सैन्य शक्ति पर भी भारी असर पड़ा था। अब उनके पास हथियार और जहाज़ तो थे, पर उन्हें चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में सैनिक नहीं थे। इस तरह की घातक महामारी के साथ अक्सर समाज में जो अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति फैलती है, अथेनियंस को उससे भी निपटना पड़ा। हमारा इतिहासकार थ्यूसिडिडीज़ भी इस महामारी की चपेट में आ गया था, पर उसकी किस्मत अच्छी थी और वो बच गया। उस समय लोग मानते थे कि देवी देवता असल में होते हैं और वो इंसानों के रोज़ के मामलों में दिलचस्पी भी लेते हैं। ऐसे में एथेंस में कई लोगों को शायद ये भी लगा होगा कि ये महामारी इस बात का संकेत थी कि उनके देवी देवता स्पार्टा के पक्ष में थे। खैर, इतना बड़ा धक्का लगने के बावजूद अथेनियंस इस दौरान चुपचाप नहीं बैठे। उन्होंने पोटेडिया का घेराव जारी रखा और आखिरकार शहर पर फिर से काबू पा लिया। हाँ, पिछले एपिसोड में पोटेडिया का जो घेराव शुरू हुआ था वो अभी तक चल रहा था और एथेंस ने इसमें काफ़ी सैनिक और पैसे गंवाए थे। 429 BC में अथेनियंस को पहली बड़ी सफलता मिली जब उनके एक बेहतरीन नौसेनापति फोर्मियो ने ग्रीस के उत्तर पश्चिमी इलाकों में एक समुद्री लड़ाई में पेलोपोनेशियन नौसेना को एक करारी हार दी। इसे बैटल ऑफ रियम के नाम से जाना जाता है। स्पार्टन्स को धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि इस युद्ध को जीतने के लिए एक शक्तिशाली नौसेना का होना आवश्यक था, और दिलचस्पी की बात यह है कि अपनी नौसेना शक्ति बढ़ाने के लिए उन्होंने ग्रीक्स के पुश्तैनी दुश्मन पारसी साम्राज्य से मदद मांगने की कोशिश की। वही पारसी साम्राज्य जिनके खिलाफ कुछ ही दशक पहले ग्रीक्स मिलकर लड़े थे। वही पारसी साम्राज्य जिसका समर्थन एक समय पर कुछ ग्रीक राष्ट्रों में जुर्म माना जाता था। खैर, स्पार्टन्स ने दूत भेजे, पर अथेनियंस ने उन्हें पारसी अफसरों के पास पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया, और इसके साथ फिलहाल के लिए स्पार्टन्स की अपनी नौसैनिक शक्ति बढ़ाने की ये कोशिश नाकामयाब रही। कुल मिलाकर देखा जाए तो युद्ध की शुरुआती सालों में एथेंस की स्थिति थोड़ी बेहतर थी, पर पेलोपोनेशियंस का भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन पेरिक्लीस की गैरहाजिरी में अथेनियंस पतवारहीन थे। उनकी जमा पूंजी भी तेज़ी से खर्च होती जा रही थी। उन्हें एहसास होने लगा था कि शायद ये युद्ध उतनी आसानी से नहीं निपटेगा जितना उन्होंने पहले सोचा था। जल्द ही युद्ध का प्रभाव ग्रीक समाज के हर कोने में दिखाई देने लगा। कोर्सायरा में एक अंदरूनी युद्ध शुरू हो गया। लोकतांत्रिक और कुलीन तांत्रिक दलों के बीच काफ़ी खून खराबा हुआ। एथेंस और पेलोपोनेशियन लीग दोनों ने ही इस स्थिति का फ़ायदा उठाना चाहा, पर क्योंकि अथेनियन नौसेना का एक हिस्सा कोर्सायरा के पास नोपैक्टस में था, वो कोर्सायरा पहले पहुंच गए। उन्होंने स्थिति संभाल ली और एथेंस को चोट पहुंचाने का एक अच्छा मौका पेलोपोनेशियन लीग के हाथ से निकल गया। ग्रीक समाज सिर्फ ग्रीस तक ही सीमित नहीं था। समंदर पार दक्षिण इटली में भी कुछ ग्रीक राष्ट्र थे। यहाँ पेलोपोनेशियन राष्ट्रों के साथी सिराक्यूज ने एथेंस के साथी लियोन्टिनी पर हमला कर दिया। इस मामले में ये कहना ठीक नहीं होगा कि दक्षिण इटली में ग्रीक शहरों के बीच पेलोपोनेशियन वॉर के कारण लड़ाई शुरू हुई। इन राष्ट्रों के बीच पहले से ही काफ़ी आपसी मतभेद थे। खैर, लियोन्टिनी ने एथेंस से मदद मांगी और अथेनियंस यहाँ भी लड़ाई में कूद पड़े। थ्यूसिडिडीज़ का मानना था कि शायद अथेनियंस का असली मकसद ये था कि सिसिली से किसी भी तरह की मदद को पेलोपोनेशियन राष्ट्र तक पहुँचने से रोका जा सके, खास करके अनाज के रूप में। पेरिक्लीस की मृत्यु के बाद एथेंस में नए नेता उभर आए थे, जो कि न सिर्फ युद्ध के समर्थन में थे बल्कि और ज़्यादा आक्रामक नीतियाँ अपनाना चाहते थे। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि एथेंस का इटली में दखल देना इस बात का संकेत था कि अथेनियंस पेरिक्लीस की रक्षात्मक रणनीति को छोड़कर अब एक आक्रामक रणनीति इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे। अपनी नई आक्रामक नीति के तहत अथेनियंस ने 2 द्वीपों मीलोस और ल्यूकस पर कब्जा करने की कोशिश की, पर वो असफल रहे। उन्होंने मध्य ग्रीस के क्षेत्रों पर भी कुछ हमले किए, पर यहाँ भी उन्हें कोई बहुत बड़ी सफलताएं नहीं मिली।
दूसरी तरफ स्पार्टन्स को भी कोई खास सफलता नहीं मिल रही थी। उन्होंने नौपैक्टस पे हमला किया पर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब साल हो चुका था 425 BC और पिछले 5-6 साल से युद्ध चल तो रहा था, पर किसी ने भी अभी तक कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा था। लेकिन इस साल कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। कोर्सायरा की अंदरूनी लड़ाई अभी भी चल रही थी और भयानक और खूंखार होती जा रही थी। इस बार पेलोपोनेशियन लीग ने तेज़ी दिखाई और अथेनियन से पहले अपनी एक नौसेना टोली वहां भेजी कुलीनतांत्रिक पक्ष की मदद के लिए। अथेनियन नौसेना की एक टोली जो सिसिली जा रही थी, उसे अब मुड़कर जल्द से जल्द कोर्सायरा पहुंचने का आदेश दिया गया। नौसेना टोली का लीडर था डेमोस्थेनीस। उसने पेलोपोनेशियंस का पीछा करने की जगह एक अलग ही तरकीब सोची। उसने कोर्सायरा जाने की जगह पायलोस नाम के एक किले पर कब्जा जमा लिया। पायलोस पेलोपोनीस क्षेत्र के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित था। ये स्पार्टा शहर से ज़्यादा दूर नहीं था और इसीलिए उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। डेमोस्थेनीस ने यहाँ एक बहुत ही साहसी और जोखिम भरा कदम उठाया था। वो एक तरह से स्पार्टन्स के घर में घुस आया था। स्पार्टन सेना के लिए पायलोस पे वापस काबू पाना बहुत ही ज़रूरी था। उन्होंने पायलोस के सामने स्फेक्टेरिया नाम के एक द्वीप पर अपना शिविर बनाया। स्पार्टन सेना ने पायलोस में बैठे अथेनियंस पर एक ज़ोरदार हमला किया, पर वो असफल रहे। उल्टा अथेनियंस के जवाबी हमले में ज़्यादातर पेलोपोनेशियन नौसेना तबाह हो गई और स्फेक्टेरिया पर जो स्पार्टन सैनिक थे उन्हें बंदी बना लिया गया। इन लड़ाइयों को बैटल ऑफ पायलोस और बैटल ऑफ स्फेक्टेरिया के नाम से जाना जाता है। इस जीत का झटका पूरे ग्रीक समाज में सबको महसूस हुआ। ग्रीक समाज की सबसे शक्तिशाली थल सेना को अथेनियंस ने लड़ाई में हरा दिया था। ये ही नहीं, ग्रीक समाज के सबसे कुशल सैनिक स्पार्टन्स अपनी खुद की ज़मीन अथेनियन से वापस नहीं ले पाए थे और बंदी भी बना लिए गए थे। ये स्पार्टन्स के लिए सदमे से कम नहीं था और उनके आत्मसम्मान और नाम को जो ठेस पहुंची वो अलग। उनके कई साथी जो अपनी सुरक्षा के लिए उन पर निर्भर थे, उन्होंने भी ज़रूर सोचा होगा कि अगर स्पार्टन्स अपनी खुद की ज़मीन की रक्षा नहीं कर पाए तो उनकी रक्षा क्या करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि जो सैनिक बंदी बना लिए गए थे वो संख्यात्मक तौर पे स्पार्टा की सेना और समाज के ऊपरी वर्ग का एक बड़ा हिस्सा थे। स्पार्टन सरकार किसी भी हालत में उन्हें खोना नहीं चाहती थी। उनकी जान बख्श देने के बदले में स्पार्टन्स ने एटिका पे होने वाले सालाना हमले भी बंद कर दिए। अब पिछले कई सालों से जो लोग एथेंस के अंदर भीड़ भड़ाके में जी रहे थे वो आखिरकार अपने घरों और खेतों में वापस चले गए। स्पार्टन्स ने तो अब शांति का प्रस्ताव भी आगे रख दिया, पर अथेनियंस ने इसे स्वीकार नहीं किया। लगता है यहाँ वो थोड़े ज़्यादा ही लालची हो गए। शायद उन्होंने सोचा कि वो स्पार्टन्स पर और दबाव डालकर एक बेहतर सौदा कर सकते थे। खैर, ये साल अथेनियंस के लिए बहुत ही अच्छा रहा। पायलोस के बाद अथेनियंस ने पेलोपोनेशियन क्षेत्र के पूर्वी तट पर मेथाना और दक्षिण तट के पास किथरा नाम के एक द्वीप पर रक्षात्मक किले स्थापित कर लिए। अथेनियंस अब 3 दिशाओं से पेलोपोनेशियंस पर वार कर सकते थे। इस लड़ाई में अब अथेनियंस का पलड़ा भारी होता दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनकी नई आक्रामक रणनीति रंग ला रही थी। अपनी सफलताओं से प्रोत्साहित होकर 424 BC में उन्होंने और भी दबंग कदम उठाए। उन्होंने अपने पड़ोसी मेगरा पे पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश की। वो मेगरा शहर पे तो कब्जा नहीं जमा पाए, पर उनकी एक बंदरगाह पर उन्होंने नियंत्रण पा लिया। उनका मुख्य शहर भी उनके हाथ से चला जाता अगर ऐन मौके पर एक स्पार्टन सेना ने आकर उन्हें बचाना लिया होता। इस सेना का नेतृत्व कर रहा था ब्रासिडस नाम का एक बहादुर और शातिर स्पार्टन सेनापति, जो एपिसोड खत्म होने से पहले एक बार फिर वापस आएगा। मेगरा के बाद अथेनियंस ने अपनी नज़र अपने उत्तरी पड़ोसी बोईशिया की तरफ मोड़ी। वो बोईशिया को भी उसी तरह अलग अलग दिशाओं से घेर कर काबू में करना चाहते थे जैसे उन्होंने पेलोपोनीस क्षेत्र को किया था। उनकी योजना थी कि वो अलग अलग दिशाओं से एक साथ अचानक हमला करेंगे, पर उनकी सेना की सारी टुकड़ियां नियुक्त समय पर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाईं। उनकी योजना नाकाम रही और आखिर में जब बोईशियन से युद्ध हुआ तो अथेनियंस को एक भारी हार का सामना करना पड़ा। इतिहासकार इसे बैटल ऑफ डीलियम कहते हैं और ये 424 BC में हुई थी। किसी भी युद्ध या लड़ाई में एक छोटी हार या जीत भी स्थिति को पूरी तरह से पलट कर रख सकती है, और बैटल ऑफ डीलियम इस युद्ध का एक ऐसा महत्वपूर्ण चरण था। ग्रीस के उत्तर पूर्वी हॉकिडिकी क्षेत्र में एथेंस के लिए एक और मुसीबत पनप रही थी। ये वो इलाका है जहाँ पोटेडिया था। हालांकि पोटेडिया को उन्होंने काबू कर लिया था, इस इलाके से लगातार विद्रोह की खबरें आ रही थी। अब पायलोस और स्फेक्टेरिया की हार के बाद औपचारिक रूप से स्पार्टा लड़ाई से दूर ही रह रहा था, पर उन्होंने ब्रासिडस को हॉकिडिकी भेजा। उसका लक्ष्य था वहाँ के शहरों को अथेनियंस के खिलाफ उकसाना और वहाँ के लोगों को इकट्ठा करके अपनी खुद की एक सेना तैयार करना।
पास का मैसेडोन राष्ट्र कुछ हद तक इसमें ब्रासिडस की सहायता करने वाला था। ब्रासिडस ने जब एथेनियंस से मेगरा को बचाया था तब वो सैनिक इकट्ठा करके हॉकीडिकी ही जा रहा था। हॉकीडिकी और थ्रेस के इलाकों में ब्रासिडस की हरकतें एथेनियंस के लिए एक बड़ा सरदर्द बनने लगी। 424-423 बीसी में थ्रेस में ब्रासिडस ने सफलतापूर्वक एम्फिपोलिस नाम के एक अत्यंत महत्वपूर्ण शहर पर बड़ी आसानी से नियंत्रण पा लिया। यही वो शहर है जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारे इतिहासकार थ्यूसिडिडस को दी गई थी, और इसमें नाकाम होने के कारण उसे सज़ा के तौर पर एथेंस से तड़ीपार कर दिया गया था। खैर, एम्फिपोलिस एक बहुत ही ज़रूरी शहर था। इस इलाके से एथेंस के लिए भारी मात्रा में सोना, चांदी और जहाज़ बनाने के लिए लकड़ी आती थी। एम्फिपोलिस की हार एथेनियंस के लिए बहुत ही नुकसानदायक थी। उन्हें अब सही में डर लगने लगा था कि पूरा हॉकीडिकी इलाका उनके हाथ से निकल जाएगा। उन्होंने स्थिति पर काबू पाने के लिए एक सेना यहाँ भेजी। ब्रासिडस ने भी स्पार्टन सरकार से एक सेना भेजने की दरख्वास्त की। स्पार्टन सरकार का लक्ष्य अभी भी एथेनियन से अपने बंधक सैनिकों को छुड़ाने का था, और इसीलिए उन्होंने ब्रासिडस की दरख्वास्त शुरुआत में तो नामंजूर कर दी। उन्होंने उल्टा 423 बीसी में एथेनियंस के साथ 1 साल के लिए एक लड़ाई रोकने के लिए समझौता कर लिया, लेकिन ब्रासिडस पर उन्होंने कोई पाबंदी नहीं लगाई और ना ही उसे वापस बुलाया। ब्रासिडस ने अभी भी अपना काम जारी रखा। वो हॉकीडिकी और थ्रेस के शहरों को विद्रोह के लिए उकसाता रहा और अपनी सेना तैयार करता रहा। जब एथेनियन सेना हॉकीडिकी पहुंची तो ब्रासिडस उस समय वहां मौजूद नहीं था। वो मैसेडोन के राजा पर्डिकस के एक अभियान में मदद कर रहा था। एथेनियन सेना ने हॉकीडिकी पहुंचकर विद्रोही शहरों को काबू में लाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ स्पार्टन्स ने आखिरकार ब्रासिडस की मदद के लिए एक सेना भेज तो दी, पर वो उस तक पहुंच नहीं पाई। इसके ऊपर से पर्डिकस, जिसने ब्रासिडस की मदद करने का वादा किया था, उसके और ब्रासिडस के बीच कुछ अनबन हो गई और मैसेडोन ने एक बार फिर पक्ष बदल लिया। यहाँ एक बात जो मैं कहना चाहूँगा वो है कि कम से कम मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि पिछले कई दशकों से मैसेडोन अपना मतलब निकालने के लिए आपस में लड़ते झगड़ते ग्रीक राष्ट्रों का बड़ी चतुराई से फ़ायदा उठा रहा है, और एक बार फिर मैसेडोन ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पक्ष बदल लिया। खैर, एथेंस ने एम्फिपोलिस पे वापस कब्जा जमाने की कोशिश की। इस बार एथेनियन सेना का नेतृत्व कर रहा था क्लियन। पेरिक्लीस के जाने के बाद पिछले कई सालों में क्लियन एथेंस का सबसे प्रभावशाली नेता बन गया था, और जिस तरह पेरिक्लीस रक्षात्मक रणनीति के पक्ष में था, उसी तरह क्लियन आक्रामक रणनीति का समर्थक था। खैर, 422 बीसी में ब्रासिडस और क्लियन का सामना हुआ बैटल ऑफ एम्फिपोलिस में, और दोनों ही युद्ध प्रेमी सेनापति लड़ाई में मारे गए। इन दोनों के मरने के बाद कई सालों में पहली बार दोनों पक्षों के पास युद्ध खत्म करने का एक असली अवसर था। पिछले कई सालों में एथेनियंस का मनोबल काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था। उन्होंने काफ़ी सारा पैसा और सैनिक भी खो दिए थे, और एम्फिपोलिस का महत्वपूर्ण शहर उनके हाथ से फिलहाल निकल गया था। युद्ध के शुरुआती सालों में प्लेग और एटिका पे हुए स्पार्टन हमलों ने भी उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। दूसरी तरफ पायलोस, किथरा और मेथाना से होने वाले हमलों से स्पार्टा को भी भारी नुकसान हुआ था। पायलोस की लड़ाई में पेलोपोनेशियन नौसेना भी लगभग नष्ट हो गई थी। इसके ऊपर से स्फैक्टीरिया की लड़ाई में बंदी बनाए गए स्पार्टन सैनिक एथेंस के कैदखानों में मरने लगे थे, और स्पार्टन सरकार अभी भी उन्हें किसी भी हालत में जीवित वापस चाहती थी, और इस हार के बाद उनकी जो बेइज्जती हुई थी वो अलग। साथ ही उन्होंने अपने पड़ोसी और पुश्तैनी दुश्मन आर्गोस के साथ जो शांति समझौता किया था, उसकी अवधि खत्म होने वाली थी। उन्हें डर था कि अगर आर्गोस ने एथेंस के साथ हाथ मिला लिया तो ये उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मार्च 421 बीसी में एथेंस और स्पार्टा ने पीस ऑफ निकियस यानी निकियस का शांति समझौता कर लिया। हालांकि इस समझौते में दोनों पक्षों से कई लोग शामिल थे। इसका नाम एथेंस के एक सेनापति निकियस के नाम पर रखा गया। इस समझौते के तहत दोनों पक्षों ने लड़ाई के दौरान बंदी बनाए गए सैनिक और कब्जा किए गए ज़्यादातर इलाके वापस लौटा देने का वादा किया। स्पार्टन्स ने खासकर हॉकीडिकी और थ्रेस में कब्जा किए गए शहर एथेंस को लौटा देने का वादा किया। इसमें एम्फिपोलिस का नाम भी शामिल था। बदले में एथेंस ने पायलोस, मेथाना और किथरा वापस लौटा देने का वादा किया। इन 10 सालों में दोनों पक्षों ने कुछ खास हासिल नहीं किया था। स्थिति घूम फिर कर फिर वहीं आ गई जहां 10 साल पहले थी। फ़र्क सिर्फ ये था कि दोनों ने बहुत से सैनिक खो दिए थे और खूब सारी धन संपत्ति खर्च कर दी थी। लेकिन अगर एथेंस और स्पार्टा के लक्ष्यों के हिसाब से देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एथेंस की स्थिति स्पार्टा से बेहतर थी। उनका साम्राज्य अभी भी बरकरार था, और यही नहीं, स्फैक्टीरिया की हार के बाद स्पार्टन्स की इज्जत और रुतबे को चोट पहुंची थी।
अब एक बात तो माननी पड़ेगी कि स्पार्टन्स और अथेनियंस आशावादी यानी ऑप्टिमिस्टिक ज़रूर थे। इतने सारे शांति समझौतों के टूटने के बावजूद उन्होंने ये समझौता इस उम्मीद से किया था कि यह 50 साल तक बरकरार रहेगा, लेकिन हमें पता है कि ऐसा नहीं होने वाला। ये शांति समझौता भी पिछले कई समझौतों की तरह टूट जाएगा। पर क्यों, और लड़ाई फिर से क्यों और कैसे शुरू हो गई, ये कहानी हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। फिलहाल ये थी पेलोपोनेशियन वॉर के पहले दशक की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई।